Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। हर चौमू के चौराहे पर एक बुड्ढा बैठा नंगा, आते जातों को पूछता कि क्यों भाई चंगा, जो रुक जाता उसे बोलता कि सुन भाई सेठा, अरे जा आगरा मुंह में ले ले आगरे का पेठा, या जयपुर जाके रंगवा ले पिछवाड़ा गुलाबी, मुझे लगा कि कोई पागल है या फिर शराबी, मैं वेला था जा बैठ गया उसके बाजू में, पूछा बाबा जी क्यों लाए है तूने ये चिल्लम चिल्ली, वो बोला जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली, अरे जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली, अरे क्या जयपुर क्या दिल्ली भाई रे, क्या जयपुर क्या दिल्ली, जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली, अरे क्या जयपुर क्या दिल्ली, क्या पटना लुधियाना चंडीगढ़ अम्बरसर बम्बई शिमला मनाली कुल्लू चंबा सीकर झुंझुनू कोटा चूरू काशी कोची गोवा रांची कलकत्ता इंदौर चेन्नई गुवाहाटी आइजोल मदुरई सिरसा सूरत और तिरुचिरापल्ली, जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली, अरे जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। सुनील कुमार घूम घूम कर दुनिया देखने लगे, गांव कस्बे घूमे, लोगों से बतियाए और गाने लगे तो राहगीर हो गए। अभी आपने उन्हीं को सुना, वो कह रहे हैं कि जाहिलों का कोई शहर नहीं। क्या खूब कहा राहगीर ने। जरा अपने इर्द गिर्द देखिए, सारे शहरों में जाहिल भी नजर आते हैं। खरगोन, आणंद, हुबली, बड़ोदरा, मुजफ्फरपुर, लोहरदगा, गाजीपुर, करौली, मेरठ, बनासकांठा, अमरावती और राजधानी दिल्ली। इन शहरों में शऊर वाले लोग भी हैं, संयम वाले भी हैं, लेकिन जाहिल भी हैं, उन्मादी भी हैं। और ये किस तरह का उन्माद है? सवाल है कि किसकी यात्रा पहले निकली, किसने डीजे बजाया, किसने पहला पत्थर उछाला, किसने हथियार लहराया। ये सारी बातें अब गड्ढमड्ढ हो गई हैं। बस एक बात हम जानते हैं कि पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव चरम पर है। जहां रैली नहीं भी निकल रही, वहां बाइक की टक्कर लगने पर दो गुटों में टकराव होता जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली, जहां की सुरक्षा देश में सबसे चाक चौबंद मानी जाती है, वहां तक दंगा हो जाता है। पिछले दंगों की तरह यहां भी सवाल वही है कि जब इतने सारे उदाहरण सामने थे तो पुलिस की तैयारी क्या थी, दंगा हो कैसे गया, और फिर पुलिस की कार्रवाई के नाम पर जो हो रहा है, क्या उसे न्याय कहा जा सकता है? पूछेंगे ये सारे सवाल, और साथ में ये भी कि क्या अब राजधानी भी सुरक्षित नहीं। ये भी बताएंगे कि लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्र की बेल रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की। लेकिन पहले गौर करिए कुछ सुर्खियों पर। पहली सुर्खी का ताल्लुक खरगोन से है। लल्लन टॉप शो में आपने खरगोन में हुई सांप्रदायिक हिंसा और उसके बाद प्रशासन की कार्रवाई के बारे में खबरें सुनी थी। अब जाकर मालूम चला कि 10 अप्रैल को हुए फसाद में जिस शख्स की जान गई वो कौन था। फसाद के अगले दिन जब प्रशासन दंगे के आरोप में घरों को तोड़ रहा था, तब पुलिस को कपास मंडी में एक घायल शख्स मिला। अस्पताल पहुंचने से पहले इसने दम तोड़ दिया, पर पहचान नहीं हो पाई। इसके बाद शव इंदौर के महाराज यशवंतराव हॉस्पिटल भेज दिया गया। दूसरी तरफ इब्राहिश खान नाम के एक शख्स के परिवार ने खरगोन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इब्राहिश के परिवार का कहना था कि वो दंगे के दिन शाम 7:30 बजे आनंद नगर की मस्जिद नमाज पढ़ने गए, लेकिन लौटे नहीं। कर्फ्यू था, इसलिए 4 दिन बाद जाकर पुलिस में तहरीर दी गई। परिवार ने खरगोन के सरकारी अस्पताल के बाद यशवंतराव हॉस्पिटल के मुर्दा घर को तलाशा, पर इब्राहिश नहीं मिले। मामले ने मीडिया में तूल पकड़ा। तब जाकर पुलिस 17-18 अप्रैल की दरमियानी रात परिवार को लेकर इंदौर आई और एक बार फिर MY अस्पताल के मुर्दा घर में तलाश की गई। यहाँ इब्राहिश की पहचान हो गई। 28 साल के इब्राहिश अपने पीछे पत्नी और 8 महीने के बच्चे को छोड़ गए। दंगाइयों ने जहां उन पर हमला किया, वो जगह इब्राहिश के घर से 300 मीटर दूर है। इब्राहिश के परिवार का आरोप है कि गुमशुदगी की तहरीर में पुलिस ने सारी बातें दर्ज नहीं की थी। इब्राहिश पहले शख्स हैं जिनकी जान खरगोन दंगों में गई। प्रशासन पीड़ित परिवार को 4 लाख का मुआवजा देने की तैयारी कर रहा है। वैसे खबरें ये भी हैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक कि शिवराज सिंह चौहान सरकार उस महिला की क्षतिपूर्ति की भी तैयारी कर रही है जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला था और बुलडोजर कार्रवाई में ढा दिया गया। दूसरी सुर्खी का संबंध है असम कांग्रेस से। 17 अप्रैल को असम में कांग्रेस अध्यक्ष रहे रिपुन बोरा पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में चले गए। 2021 में जब असम विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब रिपुन बोरा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे।
इन चुनावों में कांग्रेस की हार हुई। खुद बोरा भी गोहपुर सीट से हार गए। इसके बाद उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। हाल में उन्होंने राज्यसभा सीट के लिए नामांकन भरा था, लेकिन कांग्रेस AIUDF से गठबंधन पर अंतिम निर्णय नहीं ले पाई और बोरा ये चुनाव भी हार गए। दर्शक जानते ही हैं कि असम कांग्रेस से लगातार बड़े चेहरे बाहर हो रहे हैं। 2021 के ही अगस्त में सुष्मिता देव ने भी पार्टी छोड़ तृणमूल कांग्रेस को चुन लिया था। तीसरी सुर्खी का संबंध है नए सेनाध्यक्ष से। मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनकी जगह लेंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। जनरल पांडे सेना की कोर ऑफ इंजीनियर्स से पहले अफसर हैं जो सेनाध्यक्ष के पद तक पहुंचेंगे। फिलहाल वो उप सेनाध्यक्ष हैं। जैसी की परंपरा है, इस पद से पहले जनरल पांडे सेना की पूर्वी कमान के कमांडर थे। दर्शक जानते हैं कि सेना में सबसे एक्टिव कमान है उधमपुर स्थित उत्तरी कमान, लेकिन एक सेनाध्यक्ष के लिए पूर्वी कमान के अनुभव को बहुत वजन दिया जाता है, क्योंकि ये कमान पूर्वोत्तर में उग्रवाद से लेकर चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा तक की निगरानी करती है। मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे भी पूर्वी कमान का अनुभव लेकर ही सेना भवन आए थे। जनरल पांडे 28वें सेनाध्यक्ष होंगे और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय हितों की रक्षा करना। आखिरी सुर्खी का संबंध है कोरोना संक्रमण से। घबराइए नहीं, धैर्य से पूरी बात सुनिए। 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे खत्म हुई 24 घंटों के दौरान देश में 2183 नए मामले मिले और 214 लोगों की मौत दर्ज हुई। इससे पहले कि आप इन आंकड़ों से हैरान परेशान हो, ये जान लें कि 213 मौतें केरल से रिपोर्ट हुई, लेकिन वहां भी ये 24 घंटे का आंकड़ा नहीं है। दरअसल केरल बीते कई हफ्तों से मौत के बैकलॉग को आंकड़ों में शामिल कर रहा है। कोरोना के कारण जान गंवाने वाले ऐसे लोगों को अब सूची में शामिल किया जा रहा है जो पहले आधिकारिक आंकड़ों का हिस्सा नहीं थे। लेकिन केरल ने बीते 5 दिनों में आंकड़े नहीं दिए। वो सब इकट्ठा होकर आज की सूची में आ गए तो आंकड़े अचानक ऊपर चले गए। अब केंद्र सरकार ने केरल सरकार से कहा है कि रोजाना आंकड़े जारी किए जाएं। केंद्र ने सूबों से यह भी कहा है कि सीवेज सैंपल की जांच तेज की जाए। ये जरूर है कि दिल्ली जैसी कुछ जगहों पर पॉजिटिविटी रेट कुछ ऊपर गया, पर दिल्ली सरकार ने साफ किया कि इसके चलते हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ा है। फिलहाल भारत में किसी नए वेरिएंट का पता नहीं चला है। एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते आबादी का बड़ा हिस्सा कम से कम एक बार संक्रमित हो चुका है, इसलिए महामारी का पुराना दौर लौट आएगा, ऐसा कहने के लिए पर्याप्त आधार अभी नहीं है। वैसे अलग अलग जगहों पर एहतियाती कदम उठाए जाने लगे हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 20 अप्रैल को एक बैठक में राजधानी को लेकर फैसला लेने वाली है और यूपी सरकार ने दिल्ली से सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और राजधानी लखनऊ में मास्क को अनिवार्य कर दिया है। अब दिल्ली से सटे क्षेत्र कौन से हैं? नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और लखनऊ राजधानी प्रदेश की। ये सुर्खियां थी। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। 2 दिन की छुट्टी थी। वीकेंड पर आदमी सोचता है आराम करेगा, छुट्टी ज्यादा हो तो घूमने फिरने का प्लान भी बनाता है। मंडे लौटकर सोचता है कुछ बढ़िया और नया किया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ लोग ना आराम से रहना चाहते हैं ना दूसरे को रहने दे रहे हैं। हम चाहते तो आज बड़ी खबर में शुक्रवार को होने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के दौरे पर विस्तार से बात कर सकते थे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री 8 दिन के भारत दौरे पर हैं। दोनों नेताओं के दौरों को मिलाकर समस्त विदेश नीति पर बात हो सकती थी, लेकिन हो नहीं पा रही। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती का मौका, जगह देश की राजधानी दिल्ली। यहाँ के जहांगीरपुरी कुशल चौक ब्लॉक C के पास जो कुछ हुआ वो इन तमाम खबरों को दरकिनार कर गया। 2020 में जब दिल्ली में दंगा हुआ तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में थे। फिलवक्त एक देश के प्रधानमंत्री भारत में मौजूद हैं, दूसरे के आने वाले हैं। एक बार सोच कर देखिए कि उन तक ये सब खबरें पहुंचती होंगी तो भारत की क्या छवि बनती होगी। क्या ये वही भारत है जिसकी धर्मनिरपेक्षता की दुनिया में मिसाल दी जाती है? क्या ये वही भारत है जिसकी तरफ पूरब और पश्चिम दोनों ही तटस्थता की नजर से देखते हैं? हमारे और आपके लिए ये सवाल अहम है, क्योंकि बात हिंदू मुसलमान की नहीं, देश की है। उस देश की जहां 2 अप्रैल के दिन से लगातार सांप्रदायिक तनाव की खबरें आ रही हैं, हिंसा और हिकारत की तस्वीरें आ रही हैं। एक तरह से पूरी टाइमलाइन तैयार हो गई है, नोट करते चलिए। 2 अप्रैल त्योहार नव संवत्सर, राजस्थान के करौली में जुलूस और हिंसा। 10 अप्रैल त्योहार रामनवमी, मध्य प्रदेश के खरगोन, गुजरात के साबरकांठा और आनंद, बंगाल के हावड़ा, झारखंड के लोहरदगा समेत कई जगहों पर जुलूस के दौरान दंगे हुए। 16 अप्रैल त्योहार हनुमान जयंती, राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में जुलूस और 2 समुदायों का टकराव। 3 दिन 3 त्योहार और देश के अलग अलग इलाकों में हिंसा।
अब तक त्योहार उत्सव और उमंग के लिए मनाए जाते रहे, आगे भी मनाए जाएंगे, लेकिन इस बार दंगे क्यों हो रहे हैं? 2 दिन से टीवी अखबारों में बहुत सी खबरें आपने देखी होंगी, गोली चलने का वीडियो, पत्थर बरसाने का वीडियो। ये सब देखकर आपके जहन में यही सवाल आता होगा कि पहले किसने हिंसा शुरू की, किसने पत्थर चलाए, हाथों में तलवार और बंदूक कहां से आई? इन सवालों पर हम भी आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा वजन इस सवाल का है कि जिस दिल्ली पुलिस पर यह सब रोकने की जिम्मेदारी थी, वो क्या कर रही थी। एक नमूना वीडियो के तौर पर सबसे पहले आप देख लीजिए। जब कोई हिंसा नहीं हुई थी, वीडियो तब का है। शोभा यात्रा निकल रही थी, तलवार, चाकू, गंडासा, डंडा और उन्मादी गानों का सुरूर, यह सब कुछ दिल्ली पुलिस के सामने हो रहा था। पुलिस की गाड़ियां बाकायदा इस जुलूस के पीछे चल रही थी। अधिकारी की गाड़ी भी है और जवानों की भी। क्या पुलिस को ये सारे हथियार नजर नहीं आ रहे थे? सब कुछ देखकर भी पुलिस खामोश क्यों थी? इनमें से कितने हैं जिन्हें पुलिस ने आर्म्स एक्ट में पकड़ा? देश की राजधानी में यह कैसे संभव है कि हथियारों से लैस एक जुलूस को निकलने दिया जाए, वो भी तब जब हिंसा की एक कड़ी बीते पखवाड़े से चली आ रही है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई, उसको दिल्ली पुलिस से इजाजत ही नहीं मिली थी। और ये बात हम नहीं कह रहे, तस्दीक के लिए खुद दिल्ली पुलिस से सुन लीजिए। इस मामले में क्या परमिशन ली गई थी, और दूसरी चीज किस तरह के एसओपीज फॉलो किए जाते हैं पुलिस की तरफ से, खासकर दिल्ली पुलिस की तरफ से? एसओपी तो बहुत डिटेल है, हम फॉलो करते हैं, तैयारी करते हैं। जिन प्रोसेशंस को परमिशन थी वो निकले, शांति से पूर्ण हुआ, बंदोबस्त भी था। इन्होंने परमिशन नहीं ली थी तो इनके खिलाफ अकॉर्डिंगली लीगल कार्रवाई की गई है। और परमिशन नहीं लेने के बावजूद प्रशासन चूँकि निकल गया था, तो पुलिस की ये ड्यूटी थी कि उसको शांति से निकालें। और चूँकि इंसिडेंट हुआ है तो उसको अकॉर्डिंगली पुलिस ने उस वक्त हैंडल भी किया। यहां से इजाजत ना होने की बात बिल्कुल साफ है। उस दिन जहांगीरपुरी के कुशल चौक से 3 शोभा यात्राएं निकली, एक सुबह, एक दोपहर और तीसरी शाम को। शुरू की 2 शोभा यात्रा की परमिशन ली गई थी, कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन तीसरी जिस शोभा यात्रा में दंगा हुआ, उसकी कोई परमिशन नहीं ली गई। इसके बावजूद पुलिस ने इसे आगे जाने दिया। यात्रा जब कुशल चौक के सी ब्लॉक पहुंची, चश्मदीदों के मुताबिक वहीं से हिंसा की शुरुआत हुई। पत्थर चले, बोतलें फेंकी गई, दोनों तरफ से घंटों हिंसा होती रही। तलवारें ऐसे लहराई जा रही थी जैसे कहीं दूरदराज के इलाके की तस्वीर हो, जहां पुलिस को पहुंचने में घंटों लगते हों। 2020 में भी उत्तर पश्चिम दिल्ली में ऐसे ही दंगा हुआ था। इस बार भी वही इलाका रहा। विकासपुरी यहां से ज्यादा दूर नहीं है। अब यहां पर कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि परमिशन नहीं थी तो हिंसा फिर कैसे हुई, या हिंसा की परमिशन थी क्या? कतई नहीं। डोंट मिक्स, चीजों को मिलाइए मत। एक एक तथ्य आपके सामने रखेंगे क्योंकि सवाल आपके विवेक का है। अब बड़ी बात क्या है, घायल पुलिस वालों के मुताबिक कई राउंड की गोलियां भी चली इस दंगे में। एक वीडियो सोनू उर्फ इमाम यूनुस का सामने आया जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ। वो कट्टे से गोली चलाता दिख रहा है। 2 दिन से फरार था, आज शाम को उसे भी पकड़ लिया गया। लेकिन कट्टे तमंचे सिर्फ एक तरफ नहीं थे, दूसरी तरफ भी लोगों के पास अवैध असलहे थे। हम पत्रकारिता धर्म को निभाते हुए दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाएंगे। गोली तो चली है, जमीन पर खोखे भी मिले, 8 लोग घायल हुए जिसमें 7 पुलिस वाले हैं। 2 पुलिस वालों को बुलेट इंजरी भी है। सुनिए घायल पुलिस के जवान मेड़ालाल को। 6 बजे के बाद, 6 बजे शाम के बाद है, 6 साढ़े 6 बजे के पहले मस्जिद पे वहाँ शुरू हुआ था, वहाँ बहस हुई थी। बहस फिर बाद में झगड़े में बदल गई, पथराव शुरू हो गया। फिर बाद में वहाँ से तो स्टाफ ने उनको समझा दिया, दोनों को दूर दूर कर दिया। ये शोभा यात्रा वाले जी ब्लॉक साइड चले गए, ये इनको सी ब्लॉक में रोक दिया। बीच में पुलिस खड़ी थी, बाद में फिर पब्लिक आई उसमें सी ब्लॉक साइड। बाद में फिर ज्यादा पथराव हो गया, उसमें फिर ऊपर से भी पत्थर मार रहे थे, सामने से भी। सारा उत्पात, सारा उन्माद कुशल चौक के ब्लॉक सी और ब्लॉक जी के बीच में हुआ। दोनों ही जगह मुस्लिम आबादी ज्यादा है। हिंसा शुरू होते ही 10 से 15 मिनट के भीतर सैकड़ों की संख्या में उन्मादी सड़क पर थे। कई लोगों ने मोबाइल पर वीडियो बनाए जिसमें दंगाइयों को आसानी से पहचाना जा सकता है। आरोप है कि कुछ छतों से महिलाएं भी पत्थर बरसा रही थी। ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए स्थिति को कंट्रोल में करना मुश्किल हो गया। पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश की, कुछ हद तक कामयाबी भी मिली। शायद यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग घायल होने से बच गए। हमारी टीम के साथी सिद्धांत मोहन आज मौके पर रिपोर्टिंग के लिए गए। उन्होंने क्या देखा, क्या अपडेट है, न्यूज रूम से जुड़े हैं, आप उन्हीं से सुनिए। आज जहांगीरपुरी के इलाके में, जहां 16 अप्रैल को इस घटना की खबरें जब सामने आई थी,
तो वहाँ पे ये अपडेट्स आए हैं कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब इस मामले की जांच कर रही है और वहाँ की जिस कुशल सिनेमा चौराहे पे जिस यहाँ से घटना सामने आई थी उस चौराहे को उस चौराहे की चारों ओर दिशाओं को जो सील कर दिया गया है। मतलब एक तरह से पूरा कर्फ्यू इम्पोज्ड है, आप उस इलाकों में जा नहीं सकते हैं। मीडिया को बहुत मशक्क़त करके अंदरूनी इलाकों में एक्सेस मिल रहा है कि वो वहाँ जा सकें, वहाँ के लोगों से मिल सकें, बातचीत कर सकें। दूसरा, फॉरेंसिक की टीमें भी गई हैं। तीसरा कि कल से लेकर आज तक के बीच में दोनों समुदाय के लोगों को मिला के 21-22 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। आज भी वहाँ पे कई गली नंबर 7 के आसपास पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई थी। हम लोग जब मूव कर रहे थे, मैं और मेरे साथी पंकज, तो दिल्ली पुलिस के कई सारे स्टाफ ने हमें रोका भी कि आप उधर जा रहे हैं, उधर पत्थरबाजी हुई है, सिचुएशन अभी वोलाटाइल है। और जब आप उन इलाकों में जाते हैं जिन्होंने वो शोभा यात्रा निकाली थी, तो वो भी अपने आरोप लगाते हैं कि साहब इन्होंने वो नहीं किया, फॉलो नहीं किया जो डेकोरम मेंटेन करना चाहिए था। इस इलाके में एक चीज़ और पता चलती है हमें आज की, उस दिन टोटल 3 शोभा यात्राएं निकली थीं। 2 शोभा यात्राएं उसी मस्जिद के सामने से आई गईं, उस दौरान कोई भी हिंसा रिपोर्ट नहीं हुई थी। तीसरी शोभा यात्रा जो है जिसमें जब गुजरी तो निर्णायक रूप से हिंसा की खबरें सामने आईं, जो इस पहलू को हमें आज पता चलता है। और जो तीसरी शोभा यात्रा है वो पहली बार निकाली गई थी, मतलब पहले कभी भी किसी भी हनुमान जयंती किसी भी मौके पर उन्होंने नहीं निकाली थी। वो लोग कैमरे पे बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे हमने आज निकाला। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोगों पर भी FIR किए जाने की भी खबरें हैं। पुलिस ने उनको भी FIR किया है और जिन्होंने शोभा यात्रा निकाली थी उन पर भी FIR दर्ज किया गया। तो ये सब अपडेट सारे मिला जुला कर ये आज की तारीख तक में डेवलप हुए हैं। जहांगीरपुरी में कुशल चौक के पास मंदिर और मस्जिद दोनों चंद फरलांग की दूरी पर हैं। अल्लाह और हनुमान दोनों आसपास बरसों से बसते थे। उस दिन दोनों के बीच राक्षसी प्रवृत्ति के इंसान आ गए। एक पक्ष का आरोप शोभा यात्रा के दौरान उधर से पहले पत्थर फेंके गए, दूसरे पक्ष का आरोप कि मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने की कोशिश हुई और उसके बाद हिंसा शुरू हुई। कैसे हिंसा शुरू हुई ये तो जांच के बाद पता चलेगा, मगर हम कहते हैं कि क्रिया भी अक्षम्य है और प्रतिक्रिया भी। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर नारेबाजी हुई, उकसाने की कोशिश की गई, तो उसके इलाज के लिए भी देश में कानून है। वीडियो बना सकते हैं, मुकदमा लिखा सकते हैं, पुलिस से शिकायत कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन यह कहां से जायज है कि पत्थर चलाए जाएं या तमंचे से फायर हो, तलवार लेकर घर से निकल आया जाए, सामने वाले के खून का प्यासा हुआ जाए। और यही बात दूसरे पक्ष पर भी लागू होती है। राम का नाम लेकर यह कहीं से जायज नहीं कि किसी दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने और अपमानित करने की कोशिश की जाए। विवाद की जड़ में बार बार दूसरे पक्ष से मस्जिद पर झंडा फहराने की बात कही गई। इस पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से सवाल भी हुआ, जवाब सुनिए। झगड़ा छोटी सी बात पे अल्टरकेशन शुरू हुआ था, वो फिर इसने ये स्वरूप ले लिया। जो लोग ये कह रहे हैं कि झंडा लगाने की कोशिश की थी, तो ऐसी बात में तथ्य नहीं है। पुलिस कमिश्नर ने मस्जिद पर झंडा फहराने वाली बात से इनकार किया है। कुछ तस्वीरों में मस्जिद के गेट के अंदर झंडे को देखा जरूर गया, लेकिन फहराने की कोशिश की कोई भी तस्वीर अब तक सामने नहीं आई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से कुल 16 सवाल पूछे गए। ज्यादातर वक्त वो रफू करते नजर आए। नाकामी पुलिस की थी, इस बात में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां सब कुछ अचानक नहीं हुआ था। पुलिस की मौजूदगी में बिना इजाजत हथियारों से लैस यात्रा का राजधानी दिल्ली में निकलना मजाक नहीं है। आपने पुलिस का पक्ष जाना, अब पब्लिक यानी चश्मदीदों को सुनिए। सिद्धांत ने वहां लोगों से बात की, सुनिए। मैं ये कह रही हूँ, चलो किसी भी मोमडन ने पत्थर फेंका, इल्जाम मस्जिद पे लगाया गया, क्यों? वहां पे मंदिर भी तो है, क्या पता मंदिर से फेंका हो? क्या प्रूफ है जो मस्जिद से फेंका है? इतना सब सामने आ चुका है, तो मस्जिद से जो भी एक भी पत्थर छोटा सा भी फेंका गया हो वो प्रूफ दिखा दो। पुलिस वाले गलत गवाह दे रहे हैं, सबको अरेस्ट कर रहे हैं, जिसने तलवार दिया उसको भी अरेस्ट कर रहे हैं, जो रैली लेकर आए थे उनके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा कि तलवार लेकर आए, मस्जिद के सामने क्यों रोका? जब 2 बार रैली वापस करवा दी थी काली वहां से कुशल से काली मंदिर से, तीसरी बार रैली आने का मतलब क्या है? खुद प्लानिंग से खुद आए थे। यहाँ से कितने लोग गए थे? यहाँ से गए थे 50-60 जने। 50-60 लोग गए थे बस उससे ऊपर नहीं? उससे ऊपर नहीं गए। अच्छा, और वहाँ पे क्या हुआ, क्या लोग बताते हैं? यहाँ से बड़ी यात्रा निकली है। हाँ। गली से निकाल के ले गए, बड़ी बिंदास डांस करते करते जयकारा लगाते लगाते गए। जयकारा लगाते लगाते जाते थे, काली मंदिर आ गया। काली मंदिर से थोड़ा सा आगे बढ़े, वहाँ उन लोगों ने कुछ बोल दिया होगा, तो बोलने के बाद पत्थरबाजी चालू कर दी। लोगों ने, सामने वाले लोगों ने
मस्जिद में से ऊपर वैसे मारने लग गए, नीचे से मारने लग गए। हमारे जितने थे सारे भागने लग गए। एक पक्ष का आरोप दूसरे पक्ष पर, दूसरे का पहले पर। यथार्थ कुछ भी नहीं, लेकिन सवाल है, जब अंदेशा था कि इस तरह के जुलूस में हिंसा हो सकती है तो वक्त रहते क्यों नहीं रोका गया, या फिर दूसरे पक्ष की तैयारियों का जायजा लेते हुए निरोधात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बीते दिनों की घटनाओं से सीख लेते हुए पुलिस ने पहले ही सारे बंदोबस्त क्यों नहीं किए। पत्थर चले, हथियार आए, क्या पुलिस ने इसकी स्क्रूटनी की थी? क्या ड्रोन के जरिए निगरानी रखी गई? स्थिति यह है कि यहां एफएसएल की टीम भी हिंसा के 2 दिन बाद सबूत जुटाने पहुंच पाई। अब आते हैं दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर। पुलिस ने दंगा विरोधी धाराएं लगाई, 22 लोग गिरफ्तार किए। गिरफ्तार होने वालों में 15 आरोपी मुस्लिम हैं, 5 हिंदू, 2 नाबालिग बच्चे। कुल 5 तलवार और 3 कट्टे और पिस्टल बरामद हुए। इस हिंसा का मास्टरमाइंड पुलिस की तरफ से अंसार और असलम को बताया गया। कुछ के कनेक्शन पिछले दंगों से भी बताए गए। अंसार वही है जो फिल्मी अंदाज में पुलिस कस्टडी में जाता दिखा, लेकिन अंसार का एक और वीडियो भी है। हमें लगता है कि उसे भी देखा जाना चाहिए। किस लिए आप कोई मानना किस लिए नहीं, किस लिए आप डरो मत, कोई दिक्कत नहीं। किस लिए एड्रेस क्या तेरा, किस लिए? कोई तो बचा हुआ बेटा, कोई मारेगा नहीं आपको, कोई मारेगा नहीं। बोलो किस लिए आपने ले रखा है इसको? क्यों क्यों बताओ, आपको डर है किसी से? तो फिर किस लिए बेटा? सब भाई भाई है, यहाँ लड़ाई मत करो। ये हमारे हिंदुस्तान का भारत माता के हम बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग लड़ाई मत करो, ये सब जिहादी मत करो। बच्चा नाबालिग है इसलिए पहचान नहीं दिखा सकते हैं। हाथ में दराती जैसा चाकू है। शोभा यात्रा में आया था, लेकिन उसे दूसरी तरफ की भीड़ ने पकड़ लिया। अंसार, जिसे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, वो प्यार से उसे समझाता नजर आता है, बाकियों को मारने से रोकता है। यहां आकर एक आरोपी के 2 चेहरे सामने हैं। हो सकता है वीडियो अंसार ने खुद बनवाया हो, अपने को अच्छा दिखाने के लिए। हमने अंसार की एक्टिविटी और समझने की जरूरत समझी। सिद्धांत ने उनकी पड़ोसी रजनी मेहरा से बात की। जो मीडिया वो थे ना, मतलब बिना वर्दी वाले, तो वो ये बोल रहे थे, मैं बाहर बैठ खड़ी हुई थी अपनी यहीं पे बैठी थी, ये बोल रहे थे आओ चौक पे बैठते हैं। मैंने ये बात कान से सुनी, आओ वहाँ चलो मेरे साथ, वहाँ बैठते हैं, वहाँ बैठ के बात करेंगे। ये दिखाएंगे लेके गए बिल्कुल अभी। हाँ, वो तो बताया मुझे। अच्छा, तो उस समय अरेस्ट हो गए थे। ये आप लोगों का पता चला कि इनका नाम एफआईआर में लिखा गया है? मेरे को तो सुबह 9 बजे पता चला था। हाँ जी, दूसरे दिन। हाँ जी, नहीं, जब यहाँ भीड़ हो रही थी, मुझे किसी ने उठाया था। जाके बात कर रहे हैं, और हमें क्या पता वो चौक से बड़े चौक ले गए उन्हें, नहीं तो जाने ही नहीं देते। जाने नहीं देते मतलब क्यों? हम देख रहे हैं, हमारे तो भैया करता धरते थे, हमारे लिए बुरे नहीं हमारे भाई, हम लोग की मदद करी ने, हम कैसे कहते वो गलत है? मतलब आपकी मदद किए हैं? सबकी, ये नहीं लॉकडाउन में तो बताया ना हमें ना, आपसे पहले भी उसने बेचारे ने घरों में राशन पहुंचाया, सबके लिए पूरी सब्जियां बना बना के बांटी, हलवाई बैठे रहते थे, सबकी मददें किया। मेरा आदमी इतना बीमार पड़ा रहता था, बोल दो भाई हाँ, ये सबकी, मतलब ये एक हम नहीं, हजारों की मदद किया, तो हम कैसे उस इंसान को बुरा कह सकते हैं, ये बताइए। तो दंगा भड़काने में उनका नाम क्यों लिया जा रहा है? अब ये तो आप लोग जानो। वो छुड़वाने गए थे। वो छुड़वाने गए थे, यहाँ से फोन आया था ना, घर थे ना, फोन आया था उनको। ऐसा कभी कोई पुराना रिकॉर्ड उनका रहा है कि कभी किसी में लड़ाई वड़ाई में कभी नाम आया हो, कभी किसी में? ऐसा कुछ कभी कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, हम लोग ने तो कभी भी नहीं सुना। सुकून पास पहला ही चांस है ये भी यहीं रहते, ये भी उनके यही सामने रहते मंदिर के, ये भी अगर कोई बात ऐसी होती तो हम लोग बोलते। गुनहगार और बेकसूर तय करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम हर पक्ष को आपके सामने रखना है, जो हमने रखने की कोशिश की। शाम होते होते एक और अपडेट जुड़ा। पुलिस ने एक एफआईआर विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ भी दर्ज की है। उससे जुड़े लोगों पर बिना इजाजत शोभा यात्रा निकालने और हिंसा का आरोप है। पूछताछ के लिए भी वीएचपी के प्रेम शर्मा को बुलाया गया था। हमारा मानना है जो भी इसमें शामिल था उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, नजीर पेश की जानी चाहिए, जो ना हो दिल्ली दंगों के वक्त पेश की गई और ना ही बाकी घटनाओं में। यही वजह है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। पुलिस से सवाल है तो कथित सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी सवाल है। छोटे छोटे बच्चे शोभा यात्रा में तलवार चाकू लहराते दिखे, और जो ऊपर से पत्थर बरसा रहे हैं उनमें भी दर्जनों नाबालिग बच्चे थे। आपके बच्चों के हाथ में ये हथियार कौन पहुंचा रहा है? आपके बच्चों को हिंसक कौन बना रहा है?
वक्त रहते इन सवालों का जवाब तलाश लेने में भलाई है। कट्टरता किसी की धर्म की हो, कालिक हिंदुस्तान के मुंह पर लगती है, बाकी दुनिया के सामने सांप्रदायिक हिंदुस्तान की तस्वीर बनती है। फैसला आपको करना है, आपको हिंदुस्तान की कैसी तस्वीर पसंद है। अब चलते हैं बड़ी खबर के दूसरे हिस्से पर, जिसका संबंध है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र से। सर्वोच्च न्यायालय ने आशीष मिश्र की जमानत खारिज करते हुए उन्हें 1 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने को कहा है। कोर्ट ने आज ये क्या कहा बताएंगे, लेकिन पहले मामले का छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। आशीष और उनके सह आरोपियों पर इल्जाम है कि इन लोगों ने 3 अक्टूबर 2021 के रोज यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई। गाड़ियों के काफिले में शामिल थार गाड़ी मिश्र परिवार के नाम पर पंजीकृत है। गाड़ियों के नीचे आकर 4 किसान और 1 पत्रकार की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मौके पर हिंसा भड़की, जिसके दौरान किसानों ने गाड़ियों में सवार लोगों को दौड़ाकर पीटा और इस तरह 3 और लोगों की जान गई, जिसमें से एक हरिओम अजय मिश्र के यहाँ 6 साल से ड्राइवर थे। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अदालत ने यूपी सरकार को फटकार लगाई, तब जाकर 9 अक्टूबर को आशीष मिश्र की गिरफ्तारी हो गई। तब तक योगी सरकार ने मामले की जांच विशेष जांच दल SIT को दी। 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने SIT जांच की निगरानी के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व जज जस्टिस राकेश कुमार जैन को भी नियुक्त किया। माने मामला इस दिन से सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में है। जेल पहुंचने के बाद आशीष ने बेल के लिए हाथ पांव मारने शुरू किए और अंततः इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से बेल मिली। 15 फरवरी 2022 को वो लखीमपुर की जेल से बाहर आए। अपने आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि भले आशीष पर ड्राइवर को उकसाने का आरोप हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि ड्राइवर ने हजारों प्रदर्शनकारियों से खुद को बचाने के लिए गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई हो। फिर यह भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ड्राइवर समेत 3 लोगों को पीट पीट कर मार दिया गया। आशीष मिश्र के बाहर आते ही उनकी बेल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाने लगी। पहली याचिकाएं लगाई 2 वकीलों ने, CS पांडा और शिव कुमार त्रिपाठी। 21 फरवरी तक लखीमपुर कांड में मारे गए किसानों के परिवार भी बेल को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 10 मार्च की रात लखीमपुर कांड के गवाहों में से एक दिलजोत सिंह पर भी हमले की खबर आई। 11 मार्च को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि मृतक किसानों के परिवारों की याचिका पर जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। दिलजोत सिंह ने मामले में FIR दर्ज कराई और कहा कि हमलावरों ने धमकी देते हुए कहा था कि आशीष मिश्रा बाहर आ चुके हैं और पार्टी भी चुनाव जीत गई है, तुम्हें देख लेंगे। 29 मार्च को इस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। इसमें सरकार ने अदालत को बताया कि दिलजीत पर हुए हमले का लखीमपुर कांड से संबंध नहीं था। कुछ लोगों ने दिलजोत पर गुलाल डाल दिया था, जिसके बाद विवाद हुआ। यूपी सरकार ने यह भी कहा कि मामले में सभी गवाहों और मृतकों के परिवारजनों को सुरक्षा भी प्रदान की गई है। अब आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले पर। मामले पर विचार कर रही थी भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच। लखीमपुर कांड के पीड़ित परिवारों ने दलील दी कि आशीष की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय की सुनवाई में उनका पक्ष दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि वर्चुअल सुनवाई में कुछ तकनीकी खामी थी। जब उन्होंने दोबारा अपनी बात रखनी चाहिए तब अनुमति नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बेल देने के फैसले पर रोक लगा दी। इंडिया टुडे के लिए सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले संजय शर्मा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की बेंच की टिप्पणियों का ब्यौरा दिया। संजय के मुताबिक बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान FIR सहित कई अप्रासंगिक चीजों को महत्व दिया। FIR में दर्ज चीजों के मुकाबले साक्ष्य व तथ्य अलग भी हो सकते हैं। FIR को घटनाओं का एनसाइक्लोपीडिया नहीं माना जा सकता। अब FIR में हथियारों से गोलियां चलाने का जिक्र है, लेकिन मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं गोलियां नहीं मिली। मेरिट के आधार पर इसका फायदा आरोपी को नहीं दिया जा सकता, लेकिन हाईकोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्र को राहत दी। जमानत अर्जी पर फैसला करते समय कोर्ट को घटनाओं और साक्ष्यों का अवलोकन और मूल्यांकन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये काम ट्रायल कोर्ट का है। न्यायालय ने आगे कहा कि अगर पीड़ित पक्ष अपने लिए वकील करने में अक्षम है, तो ये हाईकोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो उनके लिए राज्य सरकार के खर्चे पर आपराधिक कानून की विशेषज्ञता वाले उपयुक्त वकील का भी इंतजाम करें, ताकि न्याय किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े गवाहों पर हमले के आरोपों पर भी अपने फैसले में जिक्र किया। लिखा कि अगर ये आरोप सही है तो अधिकारियों को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जागने का वक्त आ चुका है। इन सभी टिप्पणियों के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पास वापस भेज दिया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट को पीड़ित परिवारों का पक्ष सुनकर 3 महीने के भीतर आशीष मिश्र की बेल पर निर्णय लेना है। आरोपी आशीष को भी 1 हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करना होगा। लल्लन टॉप शो आज यहां समाप्त होता है। आखिरी में बारी है कू की राय की। आज हमने सोशल मीडिया ऐप कू पर पूछा था सवाल कि क्या सांप्रदायिकता से दुनिया में भारत का नाम खराब हो रहा है। जवाब सुन लीजिए। हाँ कहने वाले 70%, नहीं कहने वाले 30%।
अगर आप भी कूपर हमारे पोल का हिस्सा बनना चाहें तो लल्लन टॉप को फॉलो करें। अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय भी LT शो ऑन कू के नाम से दे सकते हैं। आखिरी में एक ज़रूरी सूचना, लल्लन टॉप के एक और YouTube चैनल और Facebook पेज जिसका नाम ऑर्डिनरी है, हमारा जेंडर वर्टिकल, औरतों की नज़र से दुनिया ऑर्डिनरी, इस पर शुरू हो चुका एक नया शो जिसका नाम है हर स्टोरी। इसमें होंगी औरतें और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के किस्से, औरतों के इतिहास से जुड़ी कहानियां। बोरिंग लेक्चर नहीं, कहानियां। देखना मत भूलिए। ऑर्डिनरी पर हर सोमवार सुबह 10 बजे नया एपिसोड अपलोड होगा। अब विदा लेने का वक्त है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।